Assalamu alaikum everyone. So now we'll discuss about mechanism of labor, which is so much important topic because आपका ये ना सिर्फ ये थ्योरी के हिसाब से important है, आपके पास लाजमी तौर पे एक ऑस्पिकास्ट्रेशन होता है जिसमें आपने एक बच्चा बड़ा होता है, एक मॉडल होता है, मतलब जाहिर एक फीटस होता है और मॉडल होता है पेल्विस का, फीमेल पेल्विस का, और उसमें लिखा होता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। ठीक है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी आपने एक खड़ी हुई टीचर के सामने करानी होती है जिसमें आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिसमें से गुजर के असल में फीटस आ रहा होता है और आपने उसके बाद देखना हो, मतलब उसमें आपको सारा मिमिक करना होता है कि ऐसे फीटस आएगा तो ऐसे आपने उसको पकड़ना है, इन सब कुछ वो आपको तब तक नहीं आएगा, ना ही आपको स्टेशन का वाइवा आ सकता है जब तक आप मैकेनिज्म को जानते ना होंगे। इस वजह से बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड इसलिए खाली है क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ कुछ बेसिक सी नो हाउ देने के लिए चीजें बतानी है और फिर आपको मैं जो है ना डायग्राम से बताऊंगी कि मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है। बस वो थोड़ी सी नो हाउ वाली चीजें, थोड़ी सी रिपीटेशन ही है। वो ये है कि आपको, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पेल्विक इनलेट का वाइडेस्ट डायमीटर जो है वो 13.5 है, विच इज ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, इनलेट का, और मिड पेल्विस में बराबर होता है 12, और आउटलेट का जो डायमीटर है, वाइडेस्ट डायमीटर, वो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर विच इज 13.5। इसका मतलब ये है कि फीटल हेड जब एंटर होगा तो उसको लाजमी तौर पे ट्रांसवर्स पोजीशन में, अब ज़ाहिर ये फीटस का पूरा हेड था ना, मैंने आपको दिखाया था ऊपर से देखा जाए तो, जिसमें ये समझ लें आपके डायमंड शेप्ड एंटीरियर फॉन्टनेले है और ये आगे सूचर है, ठीक है, ये एक आपका कोरोनल सूचर आगे, ये सेजिटल सूचर है और यहाँ पर आपका पोस्टीरियर फॉन्टनेले है, ठीक है। तो ये इस तरह से फीटल हेड है, ये उसकी एंटीरियर जाहिर जगह होती है और ये पोस्टीरियर होगी। तो फीटल हेड जब एंटर होता है, वेल फ्लेक्स्ड हेड जब होता है तो आपको एंटीरियर फॉन्टनेले नहीं फील हो रहा होता, आपको पोस्टीरियर फॉन्टनेले फील हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत वेल फ्लेक्स्ड होता है। तो तब फीटल हेड की जो सामने से नजर आ रहा होता है ना, वैसे होता है, यूं पोस्टीरियर फॉन्टनेले आपको इधर नजर आ रहा होता है और एंटीरियर फॉन्टनेले बिल्कुल इधर आगे गया होता है क्योंकि हेड बहुत फ्लेक्स होता है। और हम कहते हैं कि जो वेल सबसे अच्छी पोजीशन होती है वो होती है ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन बच्चे की। ऑक्सीपिटो एंटीरियर का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं, अगर हम नीचे से देखें और दिस इज द सिम्फिसिस प्यूबिस ऑफ द फीमेल, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये उसके साइड्स है पेल्विस की, और ये वाली वो साइड है जिधर रेक्टम और एनल कैनाल है। इसका मतलब ये मदर की एंटीरियर साइड है, ठीक है, जिधर सिम्फिसिस प्यूबिस या यूरिथ्रा वाली जो साइड होती है ना वो एंटीरियर साइड होती है, और जो एनल कैनाल और रेक्टम वाली साइड होती है, ये एनल कैनाल और रेक्टम है। मैं नीचे से देख रही हूँ, ठीक है, अगर हम नीचे से एक लाइथोटमी पोजीशन में फीमेल को रख के फिर देखेंगे, ये सिम्फिसिस प्यूबिस वाली साइड है, यानी जिस साइड पे यूरिथ्रा है, और ये एनल कैनाल वाली साइड है, इन दोनों के दरमियान में वजाइना होता है, ठीक है। तो जो सिम्फिसिस प्यूबिस वाली साइड होती है हमेशा इसको हम एंटीरियर साइड कहते हैं, और जो ये एनल कैनाल होती है इसको पोस्टीरियर कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फीमेल लेटी हुई पोजीशन में होगी तो ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा। अब क्या होता है कि जब हमारा एक वेल फ्लेक्स्ड हेड होता है बच्चे का, तो आपको पता है मैंने कहा कि ऑक्सीपट ये वाला जो उसका पोर्शन है जिसमें जब आपको पोस्टीरियर फॉन्टनेले नजर आ जाए तो इसके जो पीछे वाला सारा पोर्शन होता है इसको ऑक्सीपट कहते हैं। तो जब एक बच्चा है, याद रखना, जब डिलीवर होता है ना तो बच्चे का मुंह नीचे की तरफ होता है, मतलब उसका फेस जो है ना वो इस तरफ होता है। अब जब नीचे की तरफ अगर सब मेरे हाथ है जिसमें दिस इज द फेस वाली साइड में मेरा हाथ ऐसे वेल फ्लेक्स हो गया, ठीक है, तो वेल फ्लेक्स हेड में जो मेरा ऑक्सीपट है ये बिल्कुल सामने आ जाएगा बीनीथ द सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है, मतलब ये मेरा सर है ना, सपोज मेरा बच्चा जो है वो सीधा था, ये मेरा फेस है और ये मेरा स्कल है, ठीक है, ऐसे था, लेकिन जब मैंने इसको वेल फ्लेक्स्ड कर दिया तो जाहिर है मेरा ऑक्सीपट आ जाएगा बिल्कुल इसके नीचे, ऐसे वेल फ्लेक्स हो जाएगा तो मेरा ऑक्सीपट आ जाएगा बिल्कुल सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे, इसीलिए तब उस केस में ऑक्सीपट आ जाएगा बिल्कुल एंटीरियरली, तो जो सबसे अच्छी पोजीशन होती है इसीलिए वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहते हैं। अगर बच्चे का जो मुंह है वो बिल्कुल उल्टा है, मतलब इस केस में तो मुंह नीचे की तरफ था ना, अगर बच्चे का मुंह है ही ऊपर की तरफ लेकिन वो वेल फ्लेक्स हो गया, मतलब ये ऐसे बच्चा था, मेरा मुंह ऊपर था, ये वाली साइड मेरे मुंह है और ये सर है, ठीक है, मुंह ऊपर था, अब वो वेल फ्लेक्स तो हो गया है लेकिन जाहिर सी बात है वेल फ्लेक्स होने के बाद जो उसको ऑक्सीपट होगा वो आएगा बिल्कुल एनल कैनाल वाली जगह पे, क्योंकि वेल फ्लेक्स होने के बाद इधर ही आ सकता है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर वाले बच्चे जो है वो जरा मुश्किल से डिलीवर होते हैं या फिर वो पूरा का पूरा रोटेट करते हैं पहले ऑक्सीपिटो एंटीरियर होने के लिए, ठीक है, एक ये बात याद रखनी है। ये थोड़ा सा अभी आप समझ लें, मैं फिर आपको ना कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा जो मेरी एक डॉल है मेरे पे उसमें आपको दिखा भी दूं करके, ताकि आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए, बल्कि मैं भी दिखाती हूँ। चलिए इसके साथ देख लें, आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएंगी। अब मैं कह रही थी कि बच्चा जो है जब वो डिलीवर होता है, अब यही आपने पोजीशन समझ याद रखनी है कि दिस इज द सिम्फिसिस प्यूबिस वाली साइड, दिस इज एनल कैनाल वाली साइड, ठीक है, ऐसे इस तरह से वो आ रहा होगा, ठीक है, बच्चा ऐसे इस पोजीशन में। अभी इसका सर फ्लेक्स नहीं है, सर फ्लेक्स नहीं होगा तो जाहिर है ये एंटीरियर फॉन्टनेले होगा और जिधर इसकी पोनी है इस जगह पर पोस्टीरियर फॉन्टनेले होगा, ठीक है। अब जब इसका बच्ची का सर हो जाएगा वेल फ्लेक्स्ड ऐसे करके, ये वेल फ्लेक्स्ड हेड होता है, अच्छा खासा फ्लेक्स होता है। अब देखें ये वाला इसका ऑक्सीपट का रीजन है सारा का सारा, यहाँ उसका पोस्टीरियर फॉन्टनेले होना चाहिए और ये सारा ऑक्सीपट का रीजन। अब जब ये इसका देखें सर मैंने वेल फ्लेक्स कर दिया, मुंह नीचे की तरफ है, तो ऑक्सीपट बिल्कुल किस जगह पर आ जाएगा, ये जगह पर आ रहा है, ये ऑक्सीपट की जगह है ना, इसी पोजीशन में होता है बच्चा, ठीक है, पांव वगैरह पीछे जरा सीधे कर लें, बाकी ये ऑक्सीपट आगे एंटीरियर, दिस इज ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। इसके ऑपोजिट होता है कि इसका मुंह हो इस तरह ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके,
जब ऐसे की तरफ करके ऊपर की तरफ ऐसे वाला ये वाला मुंह होगा, फिर जब ये वेल फ्लेक्स करेगी बच्ची तो फिर क्या होगा इसका कि ऑक्सीपट अब कहां पर आ जाएगा, ये ऑक्सीपट है, ये आ जाएगा इधर एनल केनाल के पीछे यानी पोस्टीरियर, तो उसको ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कहते हैं, जो कि फेवरेबल उतनी नहीं होती। ठीक है, तो एक तो ये बात है। उसके बाद हमने बात करनी होती है कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसवर्स में एंटर होगा जरा, अगर वो अच्छा मैंने कहा था वाइडेस्ट डायमीटर अब है इसका 13.5 इनलेट का, तो इनलेट में बच्चे के सर को, ये बच्चे का सर है और बच्चे के सर का ये वाइडेस्ट डायमीटर होता है। ठीक है, जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है ये बच्चे के सर का वाइडेस्ट डायमीटर, मतलब ये वाला ना, यही प्रेजेंटिंग होता है, आपको पता है ये वाला। ठीक है, और इसमें भी जो 9.5 वाली थी जिसको हमने कहा था कि सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक है, वो सबसे अच्छी होती है। अब ये वाला डायमीटर जब इनलेट में एंटर होना चाहिए तो सूरन इसको इस पोजीशन में एंटर होना चाहिए, क्योंकि इनलेट का सबसे बड़ा डायमीटर ये वाला है। उसके बाद ये मिड पेल्विस में जब आए तो सूरन इसको क्या करना चाहिए कि रोटेट कर जाना चाहिए और फिर हो जाना चाहिए एंट्रोपोस्टीरियर, ताकि बच्चा जो है वो आराम से आउटलेट से डिलीवर हो जाए, क्योंकि आउटलेट पे ये चीज याद है। ये एक तो बात होगी। फिर आखिरी जो बात मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे वो ये कि आपके पास ना मैंने आपको बताया था कि मिड पेल्विस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मिड पेल्विस थी जहां पर मैंने कहा था लिवेटर एनाई मसल्स, वहां होती है स्किल स्पाइन्स साइड पे मदर के पेल्विस में। ठीक है, मदर की जो पेल्विक बोन है उसमें स्किल स्पाइन्स होती है, जहां मिड पेल्विस होते हैं। स्किल स्पाइन के लेवल को हम कहते हैं कि ये वो लेवल है कि अगर इससे आगे हेड पास, मतलब बेसिकली स्किल स्पाइन के लेवल को कहते हैं जब यहाँ पर हेड आ जाते हैं तो हेड इज वेल एंगेज्ड। ठीक है, बेसिकली एंगेजमेंट होती कब है, एंगेजमेंट हम तब कहते हैं कि जब बच्चे का सर पेल्विक इनलेट में पास कर जाता है, मतलब पेल्विक इनलेट में एंटर हो जाता है। अब ज़ाहिर है वो फ्री नहीं रहा, पेल्विस छोटी सी चीज है, पहले बच्चा पड़ा हुआ था एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी बड़ी सी चीज थी मदर की। अब जब बच्चा उस मदर की इस बड़ी सी एब्डोमिनल कैविटी से निकल के छोटे से तंग से पेल्विस पे एंटर हो जाता है बच्चे का सर, उस टाइम हम कहते हैं कि अब बच्चा इंगेज हो गया। ठीक है, इंगेज का मतलब है कि उसका सर इनलेट में एंटर हो जाना चाहिए, इनलेट में, क्योंकि पहले इनलेट आते हैं। अब उसको हम किस तरह से फील करते हैं, हम बच्चे का सर एब्डोमेन से पैल्पेट करते हैं, मदर के एब्डोमेन से बच्चे के सर को पैल्पेट करने की कोशिश करते हैं, और हमने अपने अंदाजे से, ये सारी की चीज ना एक्सपीरियंस से आती है। अब सपोज कर ले कि बच्चे का पूरा सर है, ठीक है, ये उसकी आंखें हैं और ये नाक मुंह, तो हमने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 1 2 3 4 5 पार्ट्स में बच्चे के सर को अंदाजे से डिवाइड कर दिया, कोई हार्ड एंड फास्ट डिविजन नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब हम पैल्पेट करें यहाँ से मदर के पेट में से हम पैल्पेट करें बच्चे का सर, तो बच्चे का सर 3/5 से कम पैल्पेबल होना चाहिए, या फिर 2/5 या उससे कम, मतलब ये कि बच्चे के सर के जो 3 पार्ट्स हैं, 1 2 और 3, ये अगर पेल्विक इनलेट में चले गए हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि जो फील होगा पैल्पेशन पे वो सिर्फ इतना सा फील होगा, विच इज 2/5 पैल्पेबल। ठीक है, जो तो हम कहते हैं ना कि 2/5 पैल्पेबल था बच्चे का सर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बाकी सर था वो इनलेट के अंदर चला गया था। जब बच्चे का सर 2/5 या उससे कम पैल्पेबल होता है तो हम कहते हैं कि हेड इज नाउ वेल एंगेज्ड। अगर बच्चे का सर 3/5 या उससे ज्यादा पैल्पेबल है, मतलब आपको 4/5 जो है वो सर के पैल्पेट हो रहे हैं, पूरा सर ही पैल्पेट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो सर है बच्चे का वो एंगेज अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो जाहिर है मदर अगर आपके पास आगे कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, और हम ये तो नहीं फटाफट कर देते ना कि हाँ पे डिलीवरी कर दो, हम खुद चेक करते हैं कि बच्चे का सर एंगेज हुआ है कि नहीं हुआ, सर्विक्स डायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उस हिसाब से बच्चे की माँ की और बच्चे की प्रोग्रेस देखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह हम पार्टोग्राम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक और स्टेशन होता है हमारा, तो उसमें 12 जो 2/5 पैल्पेबल वाली बात है ना वो आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि बच्चे के सर को हमने अंदाजे से 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, और जब हम पेट से पैल्पेट करें तो उसका 2/5 या उससे कम हिस्सा पैल्पेट होगा, तो हम कहेंगे कि वेल एंगेज्ड हेड है ये, और ये आराम डिलीवर हो सकता है आगे जाके, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर एंगेज नहीं होगा तो वो ज्यादा पैल्पेट होगा। अब जरा सा डायग्राम से कर लेते हैं हम कि मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखते जाइए, वही सारी बातें हम रिपीट करेंगे, स्टेप्स के नाम जिस तरह बुक में आपने उसी तरह याद रखनी है। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें वही वाला एंगेजमेंट। ठीक है, और एंगेजमेंट क्या है, व्हेन द फीटल हेड एंटर्स द पेल्विक इनलेट ऑफ द मदर। ये देखिए ये वाला ये स्टेप है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पेल्विक इनलेट में अभी एंटर हो रहा है सर, इसको हम कहते हैं कि हेड इज नाउ एंगेज्ड। यहाँ से पेल्विक इनलेट ऑलमोस्ट शुरू हो रहा है। आप देखिए ये जो फीटल सारा स्कल है ये इनसाइड द इनलेट है, आप समझ लीजिए जिधर मेरी उंगली है ना सारे एरिया में ये सारा इनलेट के अंदर आ चुका है, और सिर्फ इसका जो थोड़ा सा ऊपर से वाला पोर्शन है ये वाला ये बाहर रह गया। इसका मतलब है कि हेड इज नाउ वेल एंगेज। ठीक है, तो एंगेज हो जाता है जब ये नीचे आता है। एंगेज किस तरह से होगा, मैटरनल कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती है, उन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ही बच्चे का सर एंगेज हो जाता है, और आपने इसको पैल्पेट करके देखना होता है। ठीक है, तकरीबन नल्ली पैरस वुमेन्स भी जितनी भी हमारे पास प्रेजेंट करती हैं, तकरीबन हमेशा ही जब वो प्रेजेंट करती हैं उनका बच्चे का सर एंगेज हो चुका होता है। मतलब प्रेजेंट वो नॉर्मली हमारे पास करती हैं जब उनका सर्विक्स भी 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका होता है और बच्चे का सर भी एंगेज हो चुका होता है। ठीक है,
अब एंगेजमेंट के बाद अगला पार्ट ये है कि अब ज़ाहिर उसने डिसेंड करना है नीचे, वो डिसेंड करेगा आगे, थोड़ा सा आगे आएगा, मिड पेल्विस में एंटर होगा, तभी उसको कोई फोर्स मिलेगा ना। अब पेल्विक इनलेट तंग कैविटी तो थी लेकिन कोई मसल्स तो नहीं थे वहां पे, मसल्स तो सारे आपके मिड पेल्विस में है, और वो जो मसल्स है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जो आपकी मसल से मुराद है वो जो पूरा एलिवेटर एनआई से एक फ्लोर बना हुआ होता है ना मिड पेल्विस में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसका क्या रोल होता है कि वही जब बच्चा इनलेट से गुजर के मिड पेल्विस में एंटर होता है तो एकदम से उसको आगे एक रास्ता बंद सा महसूस होता है, मतलब आगे एक मसल्स का पूरा फ्लोर है ना, बीच में एक सुराख है उनके जिधर से बच्चे ने निकल के जाना है, तो एकदम से तो उसे लगेगा कि बस ये तो आगे रास्ता जैसे बंद है। उस बंदगी की वजह से उसका सर एकदम से फ्लेक्स हो जाएगा। तो फ्लेक्शन ऑफ द हेड के लिए देखें अभी जब वो एंटर हुआ है तो पहली बात ये कि वो ट्रांसवर्स डायमीटर में एंटर होगा इन द पेल्विक इनलेट, इंगेज हो जाएगा। उसके बाद वो ट्रांसवर्स डायमीटर में ही आगे आएगा मिड पेल्विस में, उसको हमने डिसेंट कहना होता है, ठीक है, उसको डिसेंट कहते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नॉर्मल हो रही होती है, उसी से बच्चे का सर डिसेंट हो जाता है। डिसेंट के बाद जब वो मिड पेल्विस में एंटर होता है तो उसको एकदम से मसल्स की वजह से आगे एक ऐसा लगता है रास्ता जैसे बंद हो गया, उस बंद रास्ते की वजह से उसका सर यूं फ्लेक्स हो जाता है। मतलब आप खुद सोच रहे हैं ऐसे एक सीधी चीज आ रही थी, आगे एक रास्ता बंद मिलेगा तो वो यूं मुड़ जाएगी ना, तो बच्चे का सर फ्लेक्स हो जाता है। तो फ्लेक्शन जो होती है सारी वो पेल्विक मसल्स की वजह से होती है। तो नेक्स्ट स्टेप इज फ्लेक्शन। तो पहला स्टेप एंगेजमेंट था, फिर डिसेंट हुआ बच्चे का सर और फिर फ्लेक्स हो गया। अब इस पोजीशन में मतलब ये वाले जो डायग्राम इसमें फ्लेक्स हो जाना चाहिए था, यहाँ पर उन्होंने एडिशनल नहीं बनाई, ठीक है। फ्लेक्शन के बाद अब जब मैंने आपको बताया था कि हेड एंटर तो ट्रांसवर्स डायमीटर में हुआ है, लेकिन अब की बात जब उसने मिड पेल्विस में एंटर हो गए और फ्लेक्स हो गए, अब जाहिर उसने इसके बाद जाने पेल्विक आउटलेट में, और पेल्विक आउटलेट में उसको होना चाहिए एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में, क्योंकि पेल्विक आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर एंट्रोपोस्टीरियर था, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो होता क्या कि मिड पेल्विस में ही पहले वो फ्लेक्स हो जाता है एकदम से, और फ्लेक्शन के बाद मिड पेल्विस में ही नेचुरली उसकी इंटरनल रोटेशन होती है। अब ये देखें ये स्टेप में A, B एंड C ये है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि इसके बाद ये फ्लेक्शन हो जाती है, फ्लेक्शन के बाद इसका सर ऐसे मुड़ रहा है, एंट्रोपोस्टीरियर रोटेशन हो रही है। ये जो इंटरनल रोटेशन है इसका फायदा ये होता है कि जब आउटलेट में बच्चे का सर एंटर होगा तो जाहिर है वो मैक्सिमम डायमीटर आउटलेट का एंट्रोपोस्टीरियर है, एंट्रोपोस्टीरियर में एंटर होगा तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। जब बच्चे का सर रोटेट नहीं कर पाता तो उसको हम कहते हैं कि बच्चे की डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो गई है, कि डीप ही पीछे ही वो ट्रांसवर्स पोजीशन में ही अरेस्ट हो गया उसका सर, और वो रोटेट ही नहीं कर पा रहा। अगर वो रोटेट नहीं होगा तो वो आपके आउटलेट में से निकल के नहीं आ सकता, अनलेस एंड अनटिल बच्चा बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि वो मतलब कुछ है ही नहीं, तो फिर वो किसी भी सूरत में निकल के आ जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जब तक इंटरनल रोटेशन नहीं होगी उसके एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में, तब तक वो आउटलेट के नहीं आएगा। तो पहला स्टेप था एंगेजमेंट, दूसरा हो गया डिसेंट होगी बच्चे की, फिर फ्लेक्शन होगी। मसल्स को एकदम से देखा उसने, धक्का लगा तो फ्लेक्स कर लिया सर को, मसल्स नहीं मिलके उसको इंटरनली रोटेट कर दिया। अब देखिए इंटरनल रोटेशन जब हो जाती है फिर वो आ जाता है आउटलेट में। आउटलेट में जब आता है तो अभी देखिए यहाँ पर जब आउटलेट में आया ना, अब बिल्कुल सर इसका बाहर निकलना है, डिलीवर होना है। तो जब सर इधर से डिलीवर होना है तो जाहिर इसकी गर्दन को थोड़ा सा एक्सटेंड होना पड़ेगा। इसमें देखें, ठीक है, ये डी के बाद ये ई है, इसमें थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। पहले बिल्कुल फ्लेक्स थी गर्दन, जब वो आउटलेट से बाहर आई है तो थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है बाहर आने के लिए। और यहाँ पर देखें कि जब डिलीवर होना होता है तो पूरी एक्सटेंड होती है गर्दन, एक्सटेंशन से डिलीवर होती है। तो योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इंटरनल रोटेशन इज एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो क्या मैंने आपको बता दिया कि इंगेजमेंट, मैं बार बार रिपीट इसलिए करनी थी आपको याद हो जाए। इंगेजमेंट हुई, डिसेंट हुई, फिर एकदम से झटका लगा, फ्लेक्शन होगी, इंटरनल रोटेशन होगी। एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में आउटलेट में आ गया, आउटलेट के बाद उसने एक्सटेंड किया, मजीद एक्सटेंशन हुई ताकि डिलीवरी हो जाए, ठीक है। अब जब एक्सटेंशन होती है और सर बाहर आ जाता है एक्सटेंशन के बाद, उसके बाद आपकी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिफोर द हेड कम्स आउट, जब बिल्कुल हेड इस जगह पर होता है, ये आउटलेट पे, ठीक है, मतलब ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन में एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका वल्वा बिल्कुल डिस्टेंड हो जाता है एकदम से, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हेड बिल्कुल डिलीवर होने वाला होता है। तो जब हेड इज जस्ट टू डिलीवर एंड वल्वा डिस्टेंड्स कंप्लीटली, दिस इज नॉन एज क्राउनिंग ऑफ द हेड। इसके बाद देखिए क्राउनिंग हो जाती है, सर बाहर आ जाता है, इसको क्राउनिंग ऑफ द हेड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा आपसे पूछते होते हैं, ठीक है, कि जब डिस्टेंशन होती है वल्वा की, या फिर आप समझ लें कि एक्सटेंशन हो जाती है आपके उसके बच्चे के सर की, उस टाइम वल्वा डिस्टेंड करता है और उसको हम क्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्राउनिंग के बाद जब हेड डिलीवर होता है, जैसे ही डिलीवर होगा तो अब हमने बच्चे के बेचारी पिछली बॉडी पे भी तो ध्यान देना है, क्योंकि आप देखें कि अभी तक हमने सिर्फ सर की बात की और हमने ये तो सोचा ही नहीं कि बच्चा तो सर कहाँ कहाँ मोड़ रहा है, लेकिन हमने कंधों को तो कहीं मोड़ा ही नहीं। शुरू में कंधे इसी डायरेक्शन में बच्चे के साथ आए थे, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, ये बच्चे का सर ट्रांसवर्स होता है और कंधे इस तरह होते हैं, ठीक है।
अब जब बच्चा इधर सर को रोटेट कर लेता है, ये देखिए यहाँ सर तो उसका एंट्रोपोस्टीरियर हो गया, लेकिन कंधे अभी भी ऐसे ऑब्लीक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, ये ऑब्लीक होती है, मतलब ना पूरी एंट्रोपोस्टीरियर होती है बच्चे के कंधों की डायरेक्शन, ना पूरी ट्रांसवर्स होती है, ऑब्लीक सी डायरेक्शन है। अब आप इधर देखें कि इधर भी हेड डिलीवर हो रहा है एंट्रोपोस्टीरियर में, लेकिन कंधे थोड़े ऑब्लीक से हैं। अब क्या होना होता है, एज सुन एज द हेड डिलीवर्स आउट, एकदम से फौरी तौर पे हेड अपने आप को रीअलाइन करता है कंधों की डायरेक्शन में। मतलब पहले हेड ऐसे था ना, अब देखिए हेड फौरन से अपने आप को, ये तो उन्होंने अगला स्टेप दिखा दिए। इसमें क्या होता है कि पहले जैसे ही हेड निकलेगा फौरन से थोड़ा सा ऑब्लीक हो जाएगा, निकला पूरा एंट्रोपोस्टीरियर था, कंधे ऑब्लीक थे तो हेड भी ऑब्लीक हो जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ द हेड, ठीक है। तो इंटरनल रोटेशन हुई, इंटरनल रोटेशन के बाद आपकी एक्सटेंशन हुई, ये भी एक्सटेंशन, ये भी एक्सटेंशन, और जब एक्सटेंशन हो जाती है सर बाहर आ जाता है, उसके बाद होती है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द हेड रीअलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ शोल्डर्स विच इज ऑब्लीक डायरेक्शन। अब शोल्डर्स ने डिलीवर होना है इसके बाद, ठीक है, रेस्टिट्यूशन के बाद शोल्डर्स ने डिलीवर होना है। शोल्डर्स को डिलीवर होने के लिए जाहिर है उनको भी उसी डायमीटर में आना पड़ेगा जिस डायमीटर में से आसानी से डिलीवर हो जाएंगे। और इस ये वाला जो डायमीटर है एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, प्यूबिक सिम्फिसिस से एनल केनाल, ये वाला डायमीटर सबसे वाइडेस्ट है। इसका मतलब शोल्डर्स अगर पहले ऐसे ऑब्लीक पड़े हुए थे, अब उन्हें बिल्कुल ऐसे सीधा होना पड़ेगा, एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में आना पड़ेगा। जैसे ये देखें यहाँ पर आ गए हैं, पहले ऐसे टेढ़े से थे और यहाँ पर आते थे ऐसे बिल्कुल ऑब्लीक जो थे वो सीधे हो गए ताकि डिलीवर हो सके। तो पहले बच्चे के सर ने क्या किया कि उसने बाहर आके फौरन रीअलाइनमेंट की ऑब्लीक डायरेक्शन में, विच इज रेस्टिट्यूशन। और उसके बाद क्या होती है कि बच्चे के सर की मजीद एक्सटर्नल रोटेशन होती है, पहले इंटरनल हुई थी अब एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल की होती है ताकि बच्चे का सर ऐसे बिल्कुल देखें सीधा हो जाए और कंधे बिल्कुल आपके आ जाए एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में। जब एक्सटर्नल रोटेशन होती है तो अब कंधे आपके इतने फेवरेबल पोजीशन में होते हैं कि आराम से डिलीवर हो जाएं। जिसके बाद होती है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स एंड फीटल बॉडी। इसमें क्या होता है कि आपका जो एंटीरियर शोल्डर है वो हमेशा देखें, ये जो एंटीरियर शोल्डर का मतलब है ये ऊपर वाला कंधा, ये पहले डिलीवर होता है, फिर पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होता है और फिर पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है। जब पूरी बॉडी डिलीवर हो जाती है तो इसको हमारी सेकंड स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है और मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी पूरा हो जाता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंगेजमेंट, फिर डिसेंट हुआ था, फिर झटके से फ्लेक्शन हो गई थी, फ्लेक्शन के बाद इंटरनल रोटेशन हुई थी, इंटरनल रोटेशन के बाद वो बाहर आता है थ्रू एक्सटेंशन, ये जो आपको नजर आ रही है। एक्सटेंशन के बाद फौरन रेस्टिट्यूशन होती है जब वो ऑब्लीक हो जाता है, फिर मजीद एक्सटर्नल रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ जाता है और फिर डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स एंड द बॉडी हो जाती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कोई मसला है कि ना। थैंक यू।